जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल JSM स्कूल में। जैसा कि आप सबको पता ही है, आपका NTPC का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो है हम आपको बताएंगे और 100% रियल क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब उसने 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजन इनका किया गया था। इनका उद्घाटन जो है वो PM मोदी द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री द्वारा, और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, 48 सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जो है वो समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। आगे बात करते हैं, इससे आगे क्वेश्चन जो बनेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। 38वीं राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर जो है वो मौली था, जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। ठीक है, आगे आपसे पूछा जा सकता है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी जो है वो मोनाल से प्रेरित है। ठीक है, और 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन जो है थी संकल्प से शिखर तक। ये आपसे आगे पूछा जा सकता है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी? वो थी हरित खेल। ठीक है, इस वर्ष जो थीम थी वो हरित खेल थी। इस आयोजन में 35 खेल यानी 33 पदक वाले खेल और 2 गैर पदक वाले खेल शामिल किए गए थे। ठीक है, तो 2 गैर पदक वाले खेल जो है वो कौन से थे? तो 2 गैर पदक वाले कलारी पट्टू और राफ्टिंग थे, प्रदर्शन खेल से, जिनमें प्रतिभागियों को कोई पदक नहीं दिया गया। ठीक है, गैर पदक वाले ये खेल शामिल किए गए थे, इनमें कोई पदक नहीं दिया गया। आगे बात करते हैं, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम ने 38वीं राष्ट्रीय खेलों में कुल 121 पदक यानी 68 स्वर्ण पदक और 26 रजत पदक और 27 कांस्य पदक जीते थे, के साथ पदक तालिका में जो है वो शीर्ष स्थान पर रही थी। ठीक है, हासिल किया, और राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी भी जीती। ठीक है, आगे है, राष्ट्रीय खेलों में कुल 121 पदक जीते थे। ठीक है, और शीर्ष स्थान पर रही सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, आगे है, महाराष्ट्र ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 54 स्वर्ण पदकों के साथ 201 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था। तो दूसरा स्थान जो है वो किसका रहा था? महाराष्ट्र का रहा था। आगे है हरियाणा। ठीक है, 54 स्वर्ण पदकों के साथ 201 पदक टोटल थे, इसमें 54 स्वर्ण पदक थे। ठीक है, आगे है, हरियाणा ने कुल 153 पदक, हरियाणा ने कितने पदक? 153, 48 स्वर्ण, 47 रजत और 58 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में जो है तीसरा स्थान हासिल किया था। ठीक है, तो दूसरा महाराष्ट्र का और तीसरा हरियाणा का। 39वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है कौन सा राज्य करेगा? तो वो मेघालय करेगा। ठीक है, ये 38वें थे और 39वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय करेगा। आगे बढ़ते हैं, 39वें, ये 38वें थे, अब की बार जो होंगे वो 39वें। आगे है, अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48A जो है वो किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो है, अनुच्छेद 48A को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। किसमें? 1976। इसके अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार निश्चित करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार सुनिश्चित करें, पर्यावरण और वन संरक्षण। 48A किससे संबंधित है? पर्यावरण और वन संरक्षण से। ठीक है, आगे है, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जो 61वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, पूछा गया था। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। संशोधन अनुच्छेद 326 में बदलाव कर लाया गया था। इसका उद्देश्य अधिक युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना था। तो ये किससे संबंधित था?
ये मतदान की आयु से संबंधित था, जो 21 वर्ष से घटाकर कितनी 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, और ये 88 में आया था और लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 1989 में। ठीक है, यह संशोधन 1989 में लागू हुआ था। तो जो प्रमुख संशोधन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला संविधान संशोधन जो है 1951 में किया गया था, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में जोड़े गए थे। ठीक है, तो भूमि सुधार आंदोलन अनुसूची में जोड़े गए थे। 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 में किया गया था। तो ये भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों का विस्तार था। ये कौन सा था, 7वां संविधान संशोधन 1956, 1956 में किया गया था। आगे है 10वां संविधान संशोधन 1961। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन 1961, इसमें क्या था, इसमें दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। ये 1961 में किया गया था, दादरा एवं नगर हवेली को शामिल किया गया था। आगे है 12वां संविधान संशोधन जो 1962 में हुआ, इसमें गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे है 13वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया था, जो नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 371 ए के तहत। ठीक है, नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 371 ए के। फिर आगे है 14वां संविधान संशोधन जो 1962 में किया गया था। ये पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश, अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए विधानमंडल प्रावधान था। ठीक है, आगे है 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में किया गया था। संसद को संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति यानी मौलिक अधिकारों सहित। आगे है 25वां 1971 में जो हुआ था, संपत्ति के अधिग्रहण पर अनुच्छेद 14, 19, 31 लागू नहीं होंगे। ठीक है, 25वें संविधान संशोधन 1971 में कहा गया था। आगे है 26वां जो 1971 में ही हुआ था, इसमें प्रीवी पर्स और शाही विशेषाधिकार समाप्त हुए थे 1971 में। ठीक है, प्रीवी पर्स और शाही विशेषाधिकार। आगे है 31वां संविधान संशोधन 1973 जो 1973 में हुआ था। लोकसभा सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। इसमें अनुच्छेद संशोधन 31वां संशोधन था। आगे 1975 में 36वां सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना, 36वें संविधान संशोधन 1975 से। ठीक है, आगे है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, न्यायपालिका की शक्तियां सीमित। ठीक है, तो इसमें प्रस्तावना में जोड़े गए थे ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे ये। ठीक है, आगे है 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। ये था संपत्ति का अधिकार, मौलिक नहीं कानूनी अधिकार बना संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन से, और इसे अनुच्छेद 300 ए में शामिल कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, आगे है 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ। इसमें दल बदल विरोधी कानून लागू हुआ। इसमें 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। आगे है 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, जो कि आपसे पूछा गया था। ठीक है, आगे 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा मिला। ठीक है, आगे है 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ। इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। आगे 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ। नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, आगे है 86वां इसमें 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची। आगे 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ। इसमें शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें शिक्षा का अधिकार जो है शिक्षा अनिवार्य की गई थी। आगे है 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। मंत्रिमंडल आकार 15
तक 15% तक सीमित कर दिया गया, न्यूनतम 12 सदस्य होंगे। आगे है 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई, कुल भाषाएं हो गई 22। ठीक है, आगे है 93वां संविधान संशोधन 2005 में निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान जो है लागू किया गया। आगे है 96वां संविधान संशोधन 2011 में, इसमें उड़िया शब्द को ओडिया किया गया, उड़िया को ओडिया किया गया था इसमें। ठीक है, आगे है 97वां संविधान संशोधन जो कि 2012 में हुआ। इसमें सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार में स्थान, यानी भाग 11 भी। आगे है 99वां जो 2014 में हुआ, जिसमें NJAC यानी न्यायिक नियुक्त आयोग 2015 में असंवैधानिक घोषित किया गया। ठीक है, 2015 में ये लागू हुआ था। आगे है 100वां संविधान संशोधन जो है 2015 में, उसमें भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता हुआ था। आगे है 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ, इसमें GST वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में हुआ, इसमें NCVC यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर आगे 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ, इसमें EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है, आगे है 104वां संविधान संशोधन जो 2020 में हुआ, इसमें SC/ST आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया, इसमें एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे है 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ, इसमें राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार जो है प्राप्त हुआ। आगे है 106वां संविधान संशोधन जो 2023 में हुआ, महिला आरक्षण विधेयक यानी 33% आरक्षण लोकसभा व विधानसभाओं में लागू जनगणना और परिसीमन के बाद। ठीक है, इसमें 33% आरक्षण जो है दिया गया था जनगणना के बाद। महिला आरक्षण 106वां संविधान संशोधन। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा दोनों में ये लागू हुआ था। आगे है भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है, ये आपसे पूछा गया था। भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा ये है गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ स्थित है? गुजरात में। जो कब बनी थी ये? 2024 में। ठीक है, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इनकी प्रतिमा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसकी ऊंचाई जो है वो 182 मीटर है। ठीक है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी 597 फीट। ठीक है, यह गुजरात के केवड़िया यानी नर्मदा जिले में स्थित है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, नर्मदा जिले में स्थित है, और इसका उद्घाटन जो है 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। इसका उद्घाटन 2018 में किया गया था, 31 अक्टूबर को। आगे है भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य जो है वो अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, भारत का राज्य अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है तो वो हो जाएगा असम। ठीक है, आगे है डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण में जो है सल्फोनिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सल्फोनिक एसिड। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जिसने एग्ज़ाम दिया है उसे पता होगा। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है, या डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ठीक है, तो आगे है भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास में अमेरिकी सेना की टुकड़ी का नाम क्या था? तो जो सैन्य अभ्यास हुआ था उसमें युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल के संस्करण में अमेरिकी सेना की ओर से 11th एयरबोर्न डिवीज़न की टुकड़ी ने भाग लिया था। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल, युद्ध कौशल और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से जो है वो आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो सेनाओं के बीच तालमेल, युद्ध कौशल और रणनीतिक सहयोग के उद्देश्य बढ़ाने के उद्देश्य से जो है आयोजित किया जाता है। आगे संगम साहित्य क्या है?
ये आपसे पूछा गया था। संगम साहित्य क्या है? तो संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में रचित प्राचीन साहित्य संग्रह है जो मुख्यतः ईसा पूर्व 300 से ईसा पश्चात 300 तक के काल में रचा गया था। यह साहित्य 3 संगमों काव्य सम्मेलनों से जुड़ा माना जाता है। ठीक है, जो मदुरै में हुए थे। कहाँ हुए थे? मदुरै में जो है हुए थे। ठीक है, आगे है तमिल भाषा में रचित प्राचीन साहित्य है ये, साहित्य का संग्रह है। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं शैल चित्रों किसके लिए फेमस है? ये गुफाएं जो है वो शैल चित्रों यानी रॉक पेंटिंग और पूर्व ऐतिहासिक मानव सभ्यता के प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में जो है जो स्थित है ये गुफाएं शैल चित्रों और पूर्व ऐतिहासिक मानव सभ्यता के प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका की गुफाएं मतलब इनको 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया था। ठीक है, 2003 में। आगे है हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर जो है वो किसे बनाया गया है? ये आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा पूनम गुप्ता को। 2 अप्रैल 2025 को 3 वर्ष के पदावधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था इन्हें। किसको? पूनम गुप्ता को 2 अप्रैल 2025 को। ठीक है, तो दोवें माइकल डी पेत्रा की जगह ले रही हैं जिनका कार्यकाल 14 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ था। ठीक है, ये वे माइकल डी पेत्रा की जगह ले रही हैं जिनका कार्यकाल कब तक है? 14 जनवरी 2025 तक आरबीआई का। संजय मल्होत्रा को 12 दिसंबर 2024 को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया था और ये कौन से नंबर के होंगे? तो ये 26वें नंबर के गवर्नर जो है वो बनेंगे। आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से संबंधित कौन से राज्य ने हाल ही में योजना शुरू की है? तो एआई से संबंधित कौन से राज्य ने हाल ही में योजना शुरू की है, ये पूछा गया था आपसे। तो इसका आंसर होगा हाल ही में तेलंगाना सरकार ने यानी तेलंगाना स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत नई योजनाएं और साझेदारियां शुरू की हैं। इसका उद्देश्य जो है क्या है? तो इसका उद्देश्य एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है, एआई तकनीकों का सरकारी कार्यों में उपयोग और एआई शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ाना है। यह मिशन नेस्कॉम के सहयोग से संचालित हो रहा है। तो किसके? नेस्कॉम के सहयोग से ये मिशन संचालित किया जा रहा है। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट? तो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो है वो कौन होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता जो है वो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आगे है और आगे पूछा गया कान फिल्म समारोह में कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है? कांस फिल्म समारोह में जो है वो कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है? कान हो गया यहाँ पे। पाम डियोर कांस फिल्म समारोह का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा? पाम डियोर। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म को दिया जाता है। तो यह पुरस्कार जो है वो बेस्ट फिल्म को दिया जाता है। इसे पहली बार 1955 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है वो 1955 में हुई थी। फ्रेंच में पाम डियोर का अर्थ होता है गोल्डन पाम। ठीक है, गोल्डन पाम इसका जो है वो अर्थ होता है और यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म निर्माण में उत्कृष्टता और कलात्मकता के लिए दिया जाता है। ठीक है, 2025 में इस फेस्टिवल में 78वां संस्करण 13 से 14 मई तक कांस यानी फ्रांस में संपन्न हुआ था। ठीक है, 2025 में 78वां संस्करण इसका जो है था। आगे आपसे पूछा गया था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। आगे है भारत के पूर्वी हिमालय का क्या नाम है? तो पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ जो है नाम है। आगे पूछा गया था आपसे हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा वारवा हिमालय की जो है सबसे पूर्वी प्रमुख चोटी मानी जाती है। यह चोटी तिब्बत में स्थित है। कौन सी? नामचा वारमा। ये कहाँ स्थित है? तिब्बत में और इसकी ऊंचाई लगभग 7,782 मीटर
है। तो इसकी लंबाई 7,782 मीटर है। आगे है 2024-25 में इंग्लैंड यानी यूके से भारत में आए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का प्रतिशत कितना था। तो एफडीआई का कितना प्रतिशत जो है वो हिस्सा कितना था। तो इसका आंसर होगा ये वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को कुल $81.04 अरब एफडीआई प्राप्त हुई थी। इसमें से यूके से प्राप्त निवेश मात्र 795 मिलियन था, यानी $795 मिलियन था। 2024-25 में यूके से भारत में प्राप्त एफडीआई का हिस्सा केवल करीब 1% था। प्रमुख स्रोत जो है देशों में कौन सा है, तो इसमें सिंगापुर 30%, मॉरिशस जो है वो 17% और अमेरिका 11% शामिल थे। ठीक है, तो इसमें अमेरिका 11% जो है वो शामिल थे। आगे आपसे पूछा गया था किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका आंसर होगा भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जो है राज्य विधानसभा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है रडार का प्रयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण में किया था। तो रडार का प्रयोग जो है सरकार ने किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण में किया था। तो इसका आंसर होगा भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग नीचे भूमिगत बुनियादी ढांचे और बिजली, टेलीफोन और सीवर लाइनों का मैपिंग करने के लिए किया गया। ठीक है, जिससे समय और लागत की बर्बादी को रोका जा सके। ठीक है, तो भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसका उपयोग जो है किया गया था। आगे है किसी भी राज्य के रडार ऐप किसने लॉन्च किया था। रडार ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय मौसम विभाग। ठीक है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD द्वारा इसका प्रयोग जो है किया गया था। आगे है हर घर में जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। ये आपसे पूछा गया था कि हर घर में जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन। ठीक है, तो जल जीवन मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है वो 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जो है क्या था, वो 2024 तक हर ग्रामीण घर को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था। इसका संचालन जो है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह मिशन जल की गुणवत्ता, संरक्षण और प्रबंधन को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये मिशन जो है 15 अगस्त 2019 को हुआ था चालू। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और किसके द्वारा की गई थी। तो ये हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जय वंदना योजना की शुरुआत जो है दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा की गई। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। ठीक है, और जो है भारतीय चलाई जा रही एक पेंशन योजना है। ठीक है, ये और इसका उद्देश्य जो है वो 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निश्चित पेंशन प्रदान करना है। तो इसका उद्देश्य जो है वो 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निश्चित पेंशन प्रदान करना है, जो हरदीप सिंह पुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है बौद्ध धर्म में एकल कथा, एकल घटनाओं मतलब का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है। एकल घटनाओं और कहानियों का संग्रह जो है किस में मिलता है। तो बौद्ध धर्म में एकल कथाओं का संग्रह जातक कथाओं में मिलता है। ये कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। तो ये क्या है, जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। त्रिपिटक यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक जिसके 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक जो है वो इसके प्रमुख हैं। और सुत्त पिटक यह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और जिसमें जातक कथाएं भी शामिल हैं। तो सुत्त पिटक में ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह और इसमें जातक कथाएं भी शामिल हैं। ठीक है, आगे है हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था। हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई थी हरित क्रांति। ठीक है,
और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उसका उद्देश्य जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था, विशेष रूप से गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्न फसलों में। इस आंदोलन में सबसे अधिक प्रभाव पंजाब राज्य में देखा गया था। तो इसका जो है वो सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था, तो इसका अधिक प्रभाव पंजाब राज्य में देखा गया था। ठीक है, आगे है 1987 में फलों के रस में मिलाने के लिए किस कृत्रिम स्वीटनर, आर्टिफिशियल जो स्वीटनर था उसे किसे अनुमति दी गई थी। 1987 में फलों के रस में फ्रूट जूस में मिलाने के लिए किस आर्टिफिशियल स्वीटनर को अनुमति मिली थी। तो 1987 में फ्रूट जूस में मिलाने के लिए अनुमति प्राप्त पहला प्रमुख कृत्रिम स्वीटनर एस्पार्ट्रेम है, एस्पार्ट्रेम है। ठीक है, आगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में ये पाए जाते हैं। आगे है मोरक्को से आए यात्री एवं बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा। तो क्या कहा था, तो प्रसिद्ध अरब यात्री जो इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आए थे और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो किसके शासनकाल में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत की डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। उन्होंने बताया कि घोड़े से तेज गति से समाचार या पत्र भेजने की प्रणाली को उलूक कहा जाता है, उलूक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उलूक कहा जाता था। ठीक है, आगे 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर थी। तो 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि, एग्रीकल्चर पर निर्भर थी। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसे वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है, वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है। आगे पूछा गया था, आगे ये मैथ का क्वेश्चन एक मिला है जिसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, एक बेईमान दुकानदार 47% लाभ कमाने का दावा करता है और बेचते समय 8% कम तोलता है, तो उसे कुल कितना परसेंट लाभ होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।